मेडिसिन मेडिसिन में अपन देख रहे थे कवक जनित रोग। इसके अंदर पिछली क्लास में स्टार्ट किया था अपन ने कवकीय थनैला, फंगल मेस्टाइटिस। फंगल मेस्टाइटिस फंगल मेस्टाइटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? कवकीय थनैला। कवकीय थनैला, इसका अपन ने रोग कारक अपन ने देख लिया था। एस्परजिलस स्पीसीज हो गया, कैंडिडा स्पीसीज हो गया, क्रिप्टोकोकस नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसीज, ट्राइकोस्पोरोन, ये सारे प्रकार के जो कवक हैं इनकी स्पीसीज है। इस स्पीसीज में पाए जाने वाले जो भी सदस्य हैं वो कवकीय थनैला उत्पन्न करते हैं। फंगल मेस्टाइटिस किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। वैसे तो अपन नॉर्मली बात करें मेस्टाइटिस की तो ये मुख्य रूप से बैक्टीरियल डिजीज है। कई प्रकार के बैक्टीरिया है जो मेस्टाइटिस उत्पन्न करते हैं। और मेस्टाइटिस किसे कहा जाता है? जो आयन जो होता है, अडर होता है, अडर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? मेस्टाइटिस। अडर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? मेस्टाइटिस। तो कई प्रकार के बैक्टीरिया जो टीट्स के छिद्रों के द्वारा अडर में चले जाते हैं, वो अंदर जाके कोशिकाओं को, पेरेन्काइमी कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करने लगते हैं, उनमें किसी प्रकार के चेंज करने लगते हैं, उनमें फाइब्रोसिस उत्पन्न करने लग जाते हैं। और जो मिल्क जो होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। अपन कह सकते हैं कि जो मिल्क है वो एक तरह से फटने लग जाता है, फटा हुआ मिल्क बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको मेस्टाइटिस कहा जाता है। और ये काम जो होता है ये रोग फंगस के द्वारा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? फंगल मेस्टाइटिस। बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो इसको बैक्टीरियल मेस्टाइटिस कह सकते हैं। वायरस के द्वारा होता है तो इसको वायरल मेस्टाइटिस कह सकते हैं। इसमें एपिडेमियोलॉजी अपन ने देखी थी, किस प्रकार इसका फैलाव होता है। किसी भी संक्रमित पशु से इसका, स्वस्थ पशु से संपर्क में आने से इसका हो सकता है, किसी बर्तनों के संपर्क में आने से हो सकता है, सही है, या कोई जो मिलकर जो होता है वो किसी संक्रमित पशु का दूध निकालने के बाद स्वस्थ पशु का दूध निकालता है, उस समय भी ये रोग का ट्रांसफर या संक्रमण हो सकता है। रोग जनकता मैंने आपको बता दी कि छिद्रों के द्वारा, थन के छिद्रों के द्वारा ये कीट्स के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद में अडर में जाके अडर की पेरेन्काइमा जो होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन रिएक्शंस उत्पन्न करने लग जाता है, जैसे कि कई प्रकार की एब्सेस उत्पन्न करना, मतलब मवाद बनाना वहाँ पे, ठीक है, लीजन्स वहाँ पे बनाना, और ग्रेनुलोमेटस चेंजेस वहाँ पे करता है, फाइब्रोसिस वहाँ पे करता है, मतलब जो पेरेन्काइम कोशिकाएं होती है उनको गाढ़ा बना देता है, उनको ठोस बना देता है। ये इसकी क्या होगी? पैथोजेनेसिस। इसके अलावा अपने लक्षण भी देख लिए थे इसके अंदर, जिसके अंदर आयन का प्रभावित हिस्से में सूजन आ जाती है, सही है, मिल्क का जो संगठन है, कंपोजिशन, वो चेंज हो जाता है, प्राणी सुस्त हो जाता है। इसके अलावा फोड़े बन जाते हैं अंदर या गांठें बन जाती है। आयन के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर इडिमा हो सकता है, यानी कि सूजन जैसे संबंधित लक्षण देखने को मिलते हैं। सुप्रा मेमोरी लिम्फ ग्लैंड होती है उसके अंदर सूजन हो सकता है। ये सारे लक्षण अपन ने देख लिए थे। नेक्स्ट इसका अपन देखते हैं डायग्नोसिस। इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है? डायग्नोसिस जो है वो एक तरह से अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि अगर बहुत सारी एंटीबायोटिक, जैसे कि आपको पता है इसके अंदर मेस्टाइटिस है, मेस्टाइटिस बाहर से लक्षणों से देखने के बाद ही आराम से इसका पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा डिजीज है? मेस्टाइटिस। क्योंकि जो मिल्क है वो फटा हुआ दूध उसमें थनों से निकलेगा, तो इस आधार पर अपन बता सकते हैं कि इसमें कौन सा डिजीज है? मेस्टाइटिस। अब वो मेस्टाइटिस फंगल है या बैक्टीरियल है या वायरल है, इसका कैसे पता लगाया जाए? फंगल डिजीज का तो ऐसे पता लगाया जाता है कि फंगल डिजीज का मतलब, अगर आप मेस्टाइटिस होने के बाद उसको एंटीबायोटिक दे रहे हो, सही है, फंगल मतलब मेस्टाइटिस होने के बाद उसको एंटीबायोटिक दे रहे हो और उन एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं हो रहा है, उन एंटीबायोटिक से अगर वो मेस्टाइटिस ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो फंगल मेस्टाइटिस है, क्योंकि फंगस के ऊपर जो एंटीबायोटिक ज़्यादा असर नहीं कर पाती है, इसलिए एंटीबायोटिक से मेस्टाइटिस, बैक्टीरियल मेस्टाइटिस को ठीक किया जा सकता है, लेकिन फंगल मेस्टाइटिस को ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप लंबे समय से एंटीबायोटिक दे रहे हो, अगर फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको समझ जाना है कि वो जो मेस्टाइटिस है वो कौन सा है? फंगल मेस्टाइटिस है। इसके अलावा मिल्क सैंपल,
यानी कि दूध का नमूना लेके उसको लेबोरेटरीज के अंदर ले जाया जाता है और उसके अंदर उपस्थित जो कवक है उसकी पहचान की जाती है। उसके अंदर दो प्रकार के स्टेन यहाँ पे काम में लिए जाते हैं, एक तो जेनसियंस स्टेन, जेनसियंस वोयलेट स्टेन, जेनसियंस वोयलेट स्टेन। इसके अलावा लेप्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन, लेप्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन। ये दो प्रकार के स्टेन इसके पहचान में काम में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मिल्क का नमूना लेते हैं, यानी कि मिल्क का सैंपल लेते हैं, इसको लेबोरेटरी में ले जाते हैं और लेबोरेटरी में ले जाने के बाद इसको सबोरोड डेक्सट्रोज अगार, सबोरोड डेक्सट्रोज अगार, इस अगार के ऊपर इसकी ग्रोथ करवाई जाती है, इस फंगस की ग्रोथ करवाई जाती है। इस अगार के ऊपर इसे फंगस की यानी कि सैंपल को उस अगार में डाला जाता है और जो इसके अंदर कवक है वो इस अगार से पोषण लेके ग्रोथ करता है और ज़्यादा ग्रोथ उसकी कॉलोनी बन जाती है। तो कॉलोनी बनने के बाद इसको आराम से पहचाना जाता है, माइक्रोस्कोप से देख के इसको पहचाना जाता है। इस प्रकार इसकी पहचान की जा सकती है। इसके बाद में आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट उपचार इसका सबसे पहले तो सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड इसका 10% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन आईवी दिया जाता है, इंट्रावेनस, वेन के अंदर इसको दिया जाता है आईवी। सोडियम आयोडाइड 10% सॉल्यूशन आईवी। दूसरा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड इसका 5 से 10 ग्राम डेली ओरली मुख से इसको दिया जाता है 5 से 10 ग्राम और 7 दिन तक इसको देते रहते हैं। अगर मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो सोडियम आयोडाइड तो दिया जाता है इसको आईवी और पोटेशियम आयोडाइड दिया जाता है इसको ओरली 5 से 10 ग्राम डेली 7 दिन के लिए। इसके अलावा ये दो प्रकार के ट्रीटमेंट तो ये हो गए। इसके अलावा कई प्रकार के सॉल्यूशन हैं, जैसे कि बीटाडीन हो गया, मार्थियोलेट, इसका 20 ml हो 0.1% सॉल्यूशन, यानी कि 20 ml का 0.1% जो है 20 ml वाटर का 0.1% मेथियोलेट उसके अंदर मिलाया जाता है और ये सॉल्यूशन बनाया जाता है। सही है। या तो अपन बीटाडीन पानी में डाल सकते हैं या अपन बीटाडीन जो है पानी इसके अंदर स्वस्थ पानी लेना है या अपन आप जो DNS RL वो आते हैं वो ले सकते हो इसके अंदर। तो बीटाडीन हो गया उसके अंदर मिला के। इसके अलावा मार्थियोलेट हो गया, इसको आपस में मिलाया जाता है। इन दोनों को आपस में नहीं मिलाया जाता, बीटाडीन मिला सकते हैं पानी के अंदर या ये पानी के अंदर मिला सकते हैं और इसका जो सॉल्यूशन बन जाता है उसको इंट्रामेमुलरी दिया जाता है।
इंट्रामेमरी मतलब जो टीथ का जो छिद्र होता है उसके द्वारा उसके अंदर चढ़ाया जाता है और उसको साफ किया जाता है अच्छे से। बार बार इसको टीथ के अंदर इस सॉल्यूशन को चढ़ाया जाता है, बाद में वापस निकाला जाता है, फिर वापस चढ़ाया जाता है, इससे फिर बाहर निकाला जाता है। इससे क्या होता है, जो अंदर जो उपस्थित जो फटा हुआ दूध जो होता है वो, या जो कंटामिनेटेड जो दूध है वो बाहर निकल जाता है उसकी वजह से, और दूध के साथ फंगस भी बाहर निकलता है। इसके अलावा मिकोनाजोल, मिकोनाजोल हो गया, नाइस्टिन हो गया, इसके बाद में एम्फोटेरिन बी हो गया, सल्फामेथोक्सी, सल्फामेथोक्सी, पायरिडाजिन, इनकी डोज रेट दी जाती है कितनी, 22 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली, 22 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली इसको दिया जाता है। इसके अलावा थायाबेंडाजोल भी दे सकते हैं। थायाबेंडाजोल, ये तो हो गया स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इसके बाद में लक्षणात्मक उपचार। लक्षणात्मक उपचार में नशेड़ दे सकते हैं, सही है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, फंगल मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट चीज अपना आता है, सॉरी इसके अंदर एक चीज और होगी, रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण के अंदर कई चीजें, पशुशाला के अंदर साफ सफाई, दूध निकालने से पहले अडर और टीट को अच्छी तरह से धोएं, जो बर्तन आप काम में लेते हो उनको अच्छी तरह से साफ करें, सही। इसके अलावा शुरुआत के अंदर जब दूध निकालना हो तो उस समय थोड़ा सा जो दूध है वो टीट से थोड़ा सा दूध बाहर निकाल देना चाहिए, सही है। उसके बाद में बाकी का दूध है वो बाल्टी के अंदर या किसी बर्तन में निकालना चाहिए, क्योंकि शुरुआत का जो मिल्क होता है उसके अंदर बैक्टीरियल या काउच का जो फंगल कंटामिनेशन उसके अंदर हो सकता है, इसलिए शुरुआत के अंदर कुछ बूंदे उसकी बाहर निकाल देनी चाहिए। उसके बाद में बाकी का मिल्क जो है वो निकालना चाहिए। सबसे पहले अगर चारा डालें या भोजन जो भी फीड जो पशुओं को देते हैं वो सबसे पहले स्वस्थ पशुओं को दें, उसके बाद में संक्रमित पशुओं को देना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले संक्रमित पशुओं को दे रहे हो फिर उसके बाद में स्वस्थ पशुओं को आप दे रहे हो, इससे क्या होगा, जो रोग जो है वो फैलने के चांस बढ़ जाएंगे।
तो ये अपना क्या कंप्लीट हो गया, क्या, मैस्टाइटिस, फंगल मैस्टाइटिस। नेक्स्ट आता है अपने कवक जनित रोगों के बाद में आता है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में अपन 6 प्रकार के डिजीज पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला एनाप्लाज्मोसिस, पहला डिजीज एनाप्लाज्मोसिस। उसके बाद में अपन देखेंगे थाइलेरियोसिस, इनके अंदर प्रोटोजोआ जनित रोग में से क्वेश्चन हर बार जरूर आता है, और वो भी या तो बबेसियोसिस से आएगा या थाइलेरियोसिस से। इस थाइलेरियोसिस से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा बबेसियोसिस, चौथा डिजीज सुर्रा। सुर्रा यह मुख्य रूप से, सुर्रा डिजीज जो है यह मुख्य रूप से किसमें होता है, कैमल के अंदर, ऊंट के अंदर ये मुख्यतः देखा जाता है। लेशमानियोसिस, लेशमानियोसिस हो गया। छठा कोक्सीडियोसिस, छठा कोक्सीडियोसिस। ये 6 प्रकार के डिजीज अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस, एनाप्लाज्मोसिस की बात करें तो ये एक प्रकार का रिकेट्सियल डिजीज है। इसको रिकेट्सियल डिजीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि रिकेट्सिया से होने वाला डिजीज है। रिकेट्सिया प्रोटोजोआ का ही एक फैमिली, आप समझ सकते हो कि जो प्रोटोजोआ का ही एक सदस्य है कौन, रिकेट्सिया। और रिकेट्सिया क्या है, एनाप्लाज्मा। रिकेट्सिया के अंदर आता है एनाप्लाज्मा। तो इस एनाप्लाज्मा से होता है, मतलब इसको अपन प्रोटोजोआ जनित रोग के साथ साथ रिकेट्सियल डिजीज भी कह सकते हैं, रिकेट्सिया जनित रोग भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, रिकेट्सिया जनित रोग। रिकेट्सिया जनित रोग, इसको रिकेट्सिया जनित रोग भी कह सकते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग के साथ साथ रिकेट्सिया जनित रोग भी इसको कह सकते हैं। सही है। ये किसके अंदर होता है, गोवंश के अंदर। गोवंश के अंदर हो सकता है, ये भेड़ के अंदर देखने को मिलता है, बकरी में। और जो जंगली पशु जो होते हैं, जंगली रूमिनेंट पशु, जंगली जो रूमिनेंट पशु, रूमिनेंट एनिमल, जैसे कि आपने देखा होगा याक देखा है, या इसके अलावा जंगली भैंसा देखा है, जंगली बैल आपने सुना होगा नाम। ये सब जो जंगली रूमिनेंट पशु जो होते हैं, या अपन कह सकते हैं हिरण जो है उसके अंदर ये होता है। सही है। तो गोवंश के अंदर, भेड़ के अंदर, बकरी के अंदर, और जंगली रूमिनेंट पशु जो है उनके अंदर ये रोग होते हैं। इसके बाद में इसका आता है नेक्स्ट एटियोलॉजी, रोग कारक। रोग कारक मैंने आपको बताया, यहाँ पे एनाप्लाज्मा रोग कारक है। सही है। एनाप्लाज्मा की जो स्पीसीज है वो यहाँ पे रोग कारक का काम करती है। एनाप्लाज्मा स्पीसीज।
एनाप्लाज्मा स्पीसीज। अब एनाप्लाज्मा स्पीसीज में अलग अलग जो है जीव इसके अंदर सदस्य इसके उपस्थित हैं, जो अपन पढ़ेंगे। गोवंश के अंदर कौन सा है? केटल के अंदर कौन सा एनाप्लाज्मा है? केटल के अंदर है एनाप्लाज्मा मार्जिनल। एनाप्लाज्मा मार्जिनल, एनाप्लाज्मा मार्जिनल एक ये हो गया। इसका दूसरा सदस्य है एनाप्लाज्मा सेंट्रल। एनाप्लाज्मा सेंट्रल। इससे माइल्ड एनाप्लाज्मोसिस हो सकता है, या इसको कह सकते हैं माइल्ड एनाप्लाज्मोसिस। माइल्ड एनाप्लाज्मोसिस। माइल्ड एनाप्लाज्मोसिस का मतलब होता है कि ये रोग ज़्यादा घातक नहीं होता है। लेकिन अगर किसकी बात करें अपन बात करें एनाप्लाज्मा मार्जिनल, तो ये जो है ये घातक रोग उत्पन्न करता है पशु के अंदर। और बाकी एनाप्लाज्मा सेंट्रल जो है वो ज़्यादा घातक रोग उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इसको माइल्ड एनाप्लाज्मोसिस कहते हैं। इसके अलावा सीप एंड गोट के अंदर, सीप के अंदर गोट के अंदर कौन सा होता है? एनाप्लाज्मा ओविस। एनाप्लाज्मा ओविस। एनाप्लाज्मा ओविस सीप और गोट के अंदर एनाप्लाज्मोसिस रोग उत्पन्न करने का काम करता है। ये एनाप्लाज्मा जो है, ये एनाप्लाज्मा स्पीसीज ये मुख्यतः किस प्रकृति की होती है? ये होती है ओब्लिगेट इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। ओब्लिगेट इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। क्या मतलब हुआ इसका? ओब्लिगेट इंट्रा पैरासाइट मतलब, पैरासाइट का मतलब होता है कि किसी जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो एनाप्लाज्मा एक प्रकार का पैरासाइट है जो किसी दूसरे जीव के अंदर पाया जाता है। और इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक, इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक का मतलब होता है कि ये आरबीसी जो होती है, इरिथ्रोसाइट किसे बोला जाता है? आरबीसी को। आरबीसी को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट। इंट्रा मतलब आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला पैरासाइट। ओब्लिगेट का मतलब होता है कि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक के अलावा मतलब आरबीसी के अलावा इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है। अगर शरीर में प्रवेश कर गया तो ये सीधा कहाँ जाएगा? आरबीसी के अंदर ही जाएगा। आरबीसी के अलावा किसी और कोशिका के अंदर ये नहीं पाया जाता। तो ओब्लिगेट का मतलब होता है कि आवश्यक रूप से ये आरबीसी के अंदर ही पाए जाने वाला परजीवी है। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? आवश्यक रूप से आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला परजीवी। आवश्यक रूप से आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला परजीवी। आवश्यक रूप से मतलब इसके अंदर कोई दूसरा इसके पास ऑप्शन नहीं है कि ये किसी और आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी के अंदर हो जाए या किसी और कोशिका के अंदर। नहीं, ये केवल आरबीसी के अंदर ही उपस्थित रहेगा, आरबीसी के बाहर ये नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है ओब्लिगेट इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। ओब्लिगेट इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट, ये होगी इसकी एटियोलॉजी। एनाप्लाज्मा स्पीसीज मतलब एनाप्लाज्मोसिस है। एनाप्लाज्मा स्पीसीज, जो एनाप्लाज्मा स्पीसीज में केटल में एनाप्लाज्मा मार्जिनल, एनाप्लाज्मा सेंट्रली, और सीप गोट के अंदर एनाप्लाज्मा ओविस। ये होगी क्या इसकी एटियोलॉजी। इसके बाद में आती है इसकी एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस प्रकार होता है? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव किस प्रकार होता है? फैलाव देखो, इसका फैलाव जो होता है वो मुख्य रूप से जो आपने माइट्स का नाम सुना होगा या टिक्स का नाम आपने सुना होगा। टिक्स की हिंदी में क्या कहते हैं अपने नॉर्मल भाषा में? इसको चीचड़े।
पशुओं में जो चिचड़े लगते हैं उनको इंग्लिश में अपनी भाषा के अंदर टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिचड़े, जू, ये जो हैं ये इनको क्या बोला जाता है? टिक्स बोला जाता है। और इन टिक्स के द्वारा ही इसका स्थानांतरण होता है, इस वायरस का एक स्वस्थ पशु संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में। ये जो पैरासाइट है एनाप्लाज्मा, ये टिक्स के द्वारा यानी कि चींचड़ों के द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी संक्रमित पशु में यानी कि पहले से जिसके अंदर एनाप्लाज्मा उपस्थित है उसके चिंचड़े लगे हुए हैं, वो चिंचड़े खून चूसेंगे, सही है, खून पिएंगे, खून चूसने के बाद ये जो ये एनाप्लाज्मा है ये किसके अंदर चला जाएगा? टिक्स के अंदर चला जाएगा। टिक्स, अब यही टिक्स किसी स्वस्थ पशु में जाके वहां लग जाते हैं तो ये टिक्स जो है टिक्स के अंदर से ये स्वस्थ पशु के अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर टिक्स कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के महत्वपूर्ण टिक्स हैं जो इसको फैलाने में ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि बूफिलस, बूफिलस स्पीसीज यानी कि चिचड़ों की एक स्पीसीज है बूफिलस स्पीसीज। इसके अलावा डर्मेसेंटर स्पीसीज, डर्मेसेंटर स्पीसीज। और तीसरी इसके अंदर है रिपिसेफेलस स्पीसीज। रिपिसेफेलस स्पीसीज, ये 3 प्रकार के स्पीसीज हैं जो एनाप्लाज्मोसिस फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिखाती है। इसके अलावा यह रोग जो है, जो संक्रमित पशु है, संक्रमित पशु है, सही है, संक्रमित पशु के अंदर ये एनाप्लाज्मा उपस्थित है। अब ये पशु क्या है? ठीक हो गया। क्या हो गया? पशु ठीक हो गया, दवाइयों की वजह से या किसी प्रकार की इम्यूनिटी की वजह से ये संक्रमित पशु ठीक हो गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो ये प्लाज्मा एनाप्लाज्मा उपस्थित रहता है, फिर भी इसके अंदर एनाप्लाज्मा उपस्थित रहता है। इसलिए अपन इसको वाहक प्राणी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाहक प्राणी बोलते हैं। इसको वाहक प्राणी बोलते हैं, मतलब ये इसका वाहक है। संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में, स्वस्थ पशु को संक्रमित करने में इसका योगदान रहता है। जब ये संक्रमित पशु था उसके बाद ये ठीक हो गया, लेकिन इसके अंदर से जो एनाप्लाज्मा है वो इसी के अंदर उपस्थित है अभी, लेकिन कम मात्रा में उपस्थित है, इसलिए रोग उत्पन्न नहीं कर रहा। लेकिन जब कोई जो भी टिक्स जो है ये इस संक्रमित पशु, जो ठीक हुआ संक्रमित पशु है उसमें चले जाएंगे, उसके लग जाएंगे, फिर इससे स्वस्थ पशु में लगेंगे तो ये वायरस, ये सॉरी एनाप्लाज्मा है, ये स्वस्थ पशु में चला जाएगा, ये प्रोटोजोआ स्वस्थ पशु में चला जाएगा, उसमें संक्रमित कर देगा। सही है। एक तो इसका चिचड़ों के द्वारा इसका स्थानांतरण होता है, या एक संक्रमित पशु जो ठीक हो गया उससे यह स्थानांतरित होता है। इसके अलावा जो युवा पशु, युवा व वृद्ध पशु इससे ज्यादा संक्रमित होते हैं। युवा और वृद्ध पशु जो होते हैं वो एनाप्लाज्मोसिस से ज्यादा संक्रमित होते हैं। एडल्ट जो होते हैं कम संक्रमित होते हैं। ये हो गया इसका एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव चिचड़ों के द्वारा होता है। 3 प्रकार की स्पीसीज मैंने आपको बताई। इसके अलावा संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु के अंदर भी हो सकता है, जिसमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे फिर भी इसके अंदर ये एनाप्लाज्मा हो सकता है। इसके अलावा युवा और जो वृद्ध पशु जो है उनमें सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है अपने रोगजनकता। इसकी पैथोजेनेसिस किस प्रकार है, ये शरीर में क्या क्या करता है, कैसे कैसे आरबीसी को ये नष्ट करेगा, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में